स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है उसको इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना होता है कि हमें उसको उसमें से जो भी अपनी रिसर्च के लिए चाहिए हम उसको यूज कर सके। हम इसको बड़ी सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो आपकी क्लास में टीचर ने टेस्ट रखा था, इकोनॉमिक्स का टेस्ट रखा था, वीकली टेस्ट रखे थे, 4 बार टेस्ट रखा था, ठीक है। तो उसमें से टीचर ने ये देखना है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे के सारे टेस्ट दिए, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार टेस्ट दिया। तो उसने अपना डाटा को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। ये रोल नंबर 1 था जिसने 2 टाइम टेस्ट दिया, ये रोल नंबर 2 था जिसने सिर्फ एक ही बार टेस्ट दिया। तो इस सारे डाटा को टीचर ने अब ऑर्गेनाइज करना है। ये क्या है? अनऑर्गेनाइज डाटा, अनक्लासिफाइड डाटा। इस डाटा को टीचर ने अब ऑर्गेनाइज करना है। किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे? जैसे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही बार टेस्ट दिया, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 बार टेस्ट दिया, कितने स्टूडेंट्स हैं जो 3 बार टेस्ट में अपीयर हुए, कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने सारे के सारे टेस्ट दिए। अब हमने क्या देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 1 टाइम टेस्ट दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक ही बार टेस्ट दिया, जिन्होंने एक ही टेस्ट में बैठे। अब 2 बार टेस्ट किसने दिया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार टेस्ट दिया, ठीक है। 4 टेस्ट में 2 टेस्ट में वो अपीयर हुए। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो 3 टेस्टों में अपीयर हुए? 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे के सारे टेस्ट दिए? 1 2 3 4। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चारों के चारों टेस्ट जिन्होंने अटेम्प्ट किए। तो इससे टीचर को आइडिया हो गया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरा टेस्ट है जो वो मिस कर रहे हैं। 7 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही बार टेस्ट दिया। तो यहां से टीचर को इसके कंपैरेटिवली देखना इजी हो गया। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड डाटा, इसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, ठीक है। ये क्लासिफाई हो गया, ये अनक्लासिफाइड डाटा। अब एक और आपको एग्जांपल समझाती हूँ डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। सपोज करो ये किसी एक टेस्ट में बच्चों के मार्क्स थे। टेस्ट कितने मार्क्स का था? 40 मार्क्स का। एक ही टेस्ट था, उसमें 40 मार्क्स में से ये बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। 40 में से किसी ने 19 लिए, किसी ने 23 लिए, किसी ने 26 लिए। अब टीचर ने कंपेयर करना है कि मेरी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है। तो टीचर देखेगी कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 0 to 10 मार्क्स ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 to 20 मार्क्स लिए, कितने हैं जिन्होंने 30 to 40 मार्क्स लिए, और कितने हैं जिन्होंने 20 to 30 मार्क्स लिए। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बना लेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने से इसके बीच बीच मार्क्स लिए। यहाँ पे मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखा दूंगी कि टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। अब एक एक फर्स्ट आइटम आप उठाएंगे और देखेंगे कि वो कहाँ पे लाई कर रही है। जैसे ये कितने मार्क्स है? 19 कहाँ पे आएगा? इसमें वो इस क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, तो हम इसके सामने एक टैली लगा देंगे, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास 23 कहाँ पे आ रहा है? 20 to 30 के बीच, यहाँ पे टैली लगा देंगे। फिर 26 आ गया, 26 भी इसके बीच लाई कर रहा है। फिर आ गया 39 कहाँ पे आ जाएगा? 30 के 40 के बीच में। और फिर आ गया 8 कहाँ पे आएगा? 0 to 10 के बीच में। देन इसी तरह से हम सारी टैलीज लगा लेंगे। फिर 39 आ गया, यहाँ पे आ गया, 33 आ गया, इधर ही आ गया। 22 मार्क्स कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे। 23 मार्क्स कहाँ पे आ जाएंगे? वो भी इसी क्लास इंटरवल में आएंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब आपकी 4 टैलीज हो जाए और आपने 5वां नंबर भी यहाँ पे आ रहा है, आपका 5th टैली भी यहाँ पे लग रही है, तो इसको ऐसे ये वाला कर देना है, इसको एक ग्रुप बना देना है। इसका मतलब होता है कि ये 5 हो गए, ये कितना है? 5 हो गए, ठीक है। क्योंकि जब हमने बाद में फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है, टैलीज काउंट करनी होती है, तो इजी रहता है, ठीक है। अब हमने कौन सा किया था? 23 और यहाँ पे आ गया, ओके। फिर आ गया हमारे पास 7 कहाँ पे आ जाएगा? इधर। 29 फिर इसी क्लास इंटरवल में आ गया। 34 यहाँ पे। 38। अब ये देखिए, अब इसका क्या करना है? ये ऑलरेडी 4 है, ये हमारे पास 5th आया है, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। मैंने आपको बताया कि काउंट करना इजी रहेगा बाद में। देन है 27 इधर आ गया। फिर है 15,
यहाँ पे लगा दिया टैली, 17 ये भी इधर आ गया, 12 ये भी यहाँ पे आ गया, अब आ गया 11। अब देखिए 1 2 3 4 पहले से ही है, अब 11 के लिए हम फिर इस तरह इसका ग्रुप बना देंगे। फिर 18 इसी क्लास में आ गया, 32 यहाँ पे लग जाएगी टैली, देन आ गया हमारे पास 6, फिर आ गया 29, फिर आ गया 31 और फिर आ गया अगेन 25। अब हमने इसको काउंट कर लेना है, ठीक है, कितनी है 1 2 3। अब ये कितनी हो गई 5 + 1 6, ये कितना हो गया 5 + 4 9, ये कितना हो गया 5 + 2 7। अब ये कितना हो गया सारा 25, ठीक है। कितने स्टूडेंट है हमारे पास, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा टैली मार्क्स। एक आपके पास ये वे है ऑर्गेनाइज करने का, एक आपके पास ये वे है ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। कब हम इस तरह से नंबर लेते हैं, कब हम ऐसे क्वांटिटी में लेते हैं, ये समझना है। पहली बात तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने दोनों तरह की सीरीज आएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो क्लास इंटरवल में होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो स्ट्रेट होंगी। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इनको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। क्या फर्क होता है, डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसको हम पॉइंट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1.5 बार जिन्होंने टेस्ट दिया, ठीक है, जिन्होंने 1.5 बार दिया, जिन्होंने 1.25 बार दिया, ठीक है, जिसने 1.25 बार दिया, ऐसे तो नहीं कह सकते। या तो 1 बार दिया होगा या 2 बार दिया होगा, 1 से 2 के बीच में कोई बात नहीं बनती, ठीक है। जो चीजों को हम पॉइंट्स में सब सेक्शंस में नहीं डिवाइड कर सकते, नंबर ऐसा होते हैं जिनको हम पॉइंट्स में नहीं बांट सकते, वहां पे हम डिस्क्रीट सीरीज लेते हैं। जहां पर हम कहते हैं कि सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, हम 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स है, 1 मार्क्स वाला भी आ गया, 2 मार्क्स वाला भी आ गया, 3 मार्क्स वाला भी आ गया, इवन के 3.5 मार्क्स वाला भी आ गया, कोई भी वो जो इसके बीच बीच में लाई करते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल मानते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम पॉइंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स है, पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ हाउसेज है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है। तो इनको हम सब पॉइंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वहां पे हमें डिस्क्रीट सीरीज ही लेनी पड़ेगी। और जिनको हम जैसे हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, जिनको हम पॉइंट्स में सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं कि इसके और इसके बीच ये लाई कर सकता है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी, जो ये फ्रीक्वेंसी बनी है, डिस्क्रीट सीरीज की फ्रीक्वेंसी बनती है, इसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फ्रीक्वेंसी एरे का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी एरे। तो ये क्या होता है, जब हम डिस्क्रीट सीरीज की फ्रीक्वेंसी बनाते हैं रॉ डाटा से, हमें रॉ डाटा दिया हुआ है, रॉ डाटा को यूज करके हमने फ्रीक्वेंसी बनाई यहाँ पे, और जब हम वो डिस्क्रीट सीरीज की बनाते हैं उसको फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चीजें और आपको बतानी है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ओके, इसको कहते हैं अपर लिमिट। अब जो इसके बीच का डिफरेंस है उसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। जो सबसे ये है 0, मतलब कहां से लेके, इसको लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और जो इनके बीच का डिफरेंस है उनको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, सपोज करो कि किसी बच्चे के मार्क्स होते 10, हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 मार्क्स, ठीक है। सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स होते 10, तो हम इस 10 में लेते या यहाँ पे लेते, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए आपको ये पहले से नहीं लिखा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स से 10 है, 20 है, अब ये हम इसमें लेंगे, इस क्लास इंटरवल में लेंगे या इस क्लास इंटरवल में लेंगे, ये डिफरेंस है। इसको मैं समझाती हूँ कि आपको किस तरह से क्लास इंटरवल को बनाना होता है यदि आपके सामने ऐसे आ जाए। 2 तरह के क्लास इंटरवल्स होते हैं, 2 तरह की कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। एक तो होती है इंक्लूसिव, एक होती है एक्सक्लूसिव, ओके। कई बार क्लास इंटरवल ऐसे बने होते हैं, आप यहीं से समझ लीजिए। सपोज करो ये हमारे पास थी 0 to 9,
9 to 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ठीक है, इस तरह से थी। अब यहाँ पे तो क्लियर होता है कि जो 19 के बाद 20 आ गया तो हमने 20 इसमें ले लेना है, 19 आ गया तो इसमें ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडेड है कि यहाँ पर ये अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, 10 to 19, यहां पर 19 इस क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है, मतलब कहने का जब अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल के साथ इंक्लूडेड होती है उसको तो बोलते हैं इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, अब यदि ये पहले जैसी होती, ठीक है, अब ये सपोज करो ऐसे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। अब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि 10 को किधर ले, इस क्लास इंटरवल में ले या इस क्लास इंटरवल में ले। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो अपर लिमिट होता है इसमें हम इंक्लूड नहीं करते, यहां से एक्सक्लूड करते। यदि हमने ये 10 मार्क्स लेना था तो हम इस क्लास इंटरवल की यहाँ पर इसकी टैली लगाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि ये इसमें से एक्सक्लूड कर दी गई है। यहां पर हम सिर्फ 0 to 9 लेंगे। ओके, तो अब एक चीज और समझिए, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली सीरीज कराई थी, अब देखिए सपोज यहाँ पे है 0 to 9, ठीक है, हमारे पास ऐसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ गई, और 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ठीक है। अब हम कहेंगे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, तो 9 मार्क्स हम यहाँ पे ले लेंगे, 10 मार्क्स आए तो हम इधर टैली लगा देंगे, 9 मार्क्स आए हम यहाँ पे टैली लगा देंगे। ये पहले तो ये बताइए कौन सी सीरीज हुई, ठीक है, कौन सी सीरीज हुई, आपको समझ आ गया। ये हुई इंक्लूसिव, क्योंकि हम इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर दो तरह की सीरीज करवाई, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। जिसमें अपर लिमिट क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो रही है उसको बोलते हैं इंक्लूसिव, ठीक है। अब सपोज करो प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स आ गए 9.5, अब हम उसको कहाँ पे लेंगे, ना तो वो इधर आ रहा है ना वो यहाँ पे आ रहा है, ना तो उसके ये 10 है, 9 से ज्यादा है 10 से कम है, तो कैसे करेंगे। सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स है 19.25, ठीक है, ऐसे भी मार्क्स आ जाते हैं, तो उसको कहाँ पे लेंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, इनको इक्वल किया जाता है, ठीक है, इक्वल वैल्यू बनाई जाती है, इनको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाया जाता है, ताकि जो अपर लिमिट एक्सक्लूसिव हो जाए, वो वाली अपर लिमिट वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाए, ताकि हम टैली को उसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में लगा सके। इसको इक्वल कैसे करते हैं, अब ये समझिए। इसका अपर लिमिट 9, इसका लोअर लिमिट, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस कर दिया, ठीक है, अपर लिमिट पहले वाली का नेक्स्ट वाली का लोअर लिमिट, दोनों को प्लस कर दिया। 9 + 10 कितना हो गया 19, कितनी है ये 2 डिवाइडेड बाय 2, हमने एवरेज लेना है ना, तो ये कितना आ गया 9.5। तो हम इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे। ओके, ये कितना हो गया 9.5, यहाँ पे 19.5, यहाँ पर भी आ गया 19.5, 29.5, यहाँ पर भी आ गया 29.5। तो इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द क्लास इंटरवल, क्योंकि अब यदि हमारे पास किसी बच्चे के 9.5 मार्क्स हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे, 9.25 मार्क्स हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे, 19.25 हैं तो हम इधर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बना दिया गया है, ठीक है, इसको अपर लिमिट को इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव करके उसको ऐड ऑन कर दिया है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास इंटरवल के उनका क्लास डिफरेंस क्या है ये समझाया, फ्रीक्वेंसी बनाना समझाया, डिस्क्रीट सीरीज होती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है ये बताया, और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड डाटा किसको कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, अनक्लासिफाइड एंड क्लासिफाइड डाटा, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे मैंने आपको करवानी है, फ्रीक्वेंसी एरे मैंने आपको बताया। फ्रीक्वेंसी एरे क्या होती है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उसको हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे। ओके, यहां पर
जब हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया, ओके, ये दोबारा ही बना लेते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई क्लास इंटरवल है, ऐसे फ्रीक्वेंसी है। अब हम टैली वाला नहीं रखेंगे, आपके सामने ऐसा ही डाटा आएगा 0 to 10, यहाँ पर क्या थे, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यही था ना हमारे पास। हम यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, ठीक है, 6, 7, 4, 5, कोई भी एनी फ्रीक्वेंसी ले लो। अब देखिए इसमें जब हमने डाटा को आगे ऑर्गेनाइज करना है, अब इसको भी फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे बना देते हैं, इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं क्लास इंटरवल के। ये 10 का क्लास इंटरवल है, इनका जो मिड पॉइंट है हम वो निकाल लेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट बोल देते हैं या मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे मिड वैल्यू क्या आ गई इनकी, 5। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास, 15। ठीक है, इस तरह से हम सभी के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इनको कहते हैं मिड वैल्यूज या फिर मिड पॉइंट। इसके बाद जितना भी स्टैटिस्टिक्स देखा जाएगा वो इन मिड पॉइंट की वैल्यूज के ऊपर देखा जाएगा, और जो रॉ डाटा होगा, जो उससे पहले की इंफॉर्मेशन होगी, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, ताकि जो उससे की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उसको लगाना इजी रहे। ठीक है, आपने यहाँ तक इतना समझना है कि मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, मिड पॉइंट होता क्या है, इसको फर्दर स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये है सिर्फ आपका कि डाटा को क्या क्या कौन कौन से वेज हैं ऑर्गेनाइज करने के। ठीक है, एक आपको मैंने डिस्क्रीट सीरीज करवाया, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज करवाया, फिर बताया कि कैसे फ्रीक्वेंसी दे के डिस्क्रीट सीरीज को, उसको फ्रीक्वेंसी एरे बोला जाता है और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, जो कि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है। ठीक है, एक आपको टाइप्स हैं कि कितने टाइप्स हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने की। अब देखिए, यदि हम डाटा को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है, यदि सपोज करो टीचर ने टेस्ट लिए थे, पहले मंडे को टेस्ट लिया, 1 डेट थी सपोज करो उस दिन 1 जुलाई 24, ठीक है, इस दिन टेस्ट लिया, फिर टीचर ने 8 जुलाई को लिया, फिर 15 जुलाई को लिया, देन 22 जुलाई को लिया। ठीक है, चारों टेस्ट इस तरह से लिए। ठीक है, फिर उन्होंने मतलब अपना इस तरह से ऑर्डर कर दिया, कितने कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट लिए वो हमने दिए थे, वो हमने देखा ही था कि इस दिन सपोज करो इस दिन 6 स्टूडेंट्स ने दिया, इस दिन 8 स्टूडेंट्स ने दिया, इस दिन 4 ने दिया, इस दिन 9 ने, कोई भी नंबर ले लो। कहने का मतलब ये है कि जब हमने इस तरह डेट के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज कर दिया, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने डाटा को अरेंज कर दिया। आपने बहुत सारा जो सीरीज है वो ऐसे देखा होगा डाटा कि 1971 में क्या था। ठीक है, मान लो वीट प्रोडक्शन देख रहे हैं हम कि कितना टन था जो 1971 में हुआ, 1981 में कितना हुआ, 1991 में कितना हुआ, ठीक है, 2001 में कितना हुआ। कहने का मतलब ये है, जब हम डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल डाटा। जो कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सेकेंड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो है जो एरिया के वाइज होती है। हम यदि कहें कि पंजाब में कितने बच्चे हैं जो जिनकी मतलब हाई परसेंटेज आती है, ठीक है, जिनके जो लिटरेट हैं, कितने लोग हैं जो पंजाब में लिटरेट हैं, कितने हैं बिहार में लिटरेट बच्चे हैं, केरला में कितने पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का कंपैरिजन, ये मैं आपको लिटरेसी का करवा रही हूँ, पंजाब है, बिहार है, ठीक है, और यूपी है, एचपी है। सपोज करो हमने इस तरह से देख लिया, कोई और ले लो, मान लो हम वीट प्रोडक्शन ही देख रहे हैं, पंजाब में कितनी हुई, बिहार में कितनी हुई, यूपी में कितनी हुई, एचपी में कितनी हुई, या फिर हम देख रहे हैं कि कोल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हम कंट्री वाइज देख लेते हैं, जैसे इंडिया में कितना हुआ, यूके में कितना है, यूएस में कितना है, कनाडा में कितना है। कहने का मतलब जब हम
एरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं उसको कहते हैं स्पेशियल क्लासिफिकेशन। कौन सी? स्पेशियल क्लासिफिकेशन। स्पेशल मतलब जो ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग की जाती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, चाहे विलेज वाइज हो, चाहे स्कूल वाइज हो। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया का कंपैरिजन करते हैं, कंट्री का हो गया, स्टेट का हो गया और कॉन्टिनेंट्स का हो गया, किसी भी तरह का कंपैरिजन जब एरिया के अकॉर्डिंग किया जाता है उसको कहते हैं स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ओके, थर्ड आपकी आ गई जो होती है क्वालिटी बेस पे। सपोज करो हमने पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया था। ओके, पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया, उसमें हमने देखा कि कितने लोग हैं जो मेल हैं, कितने पॉपुलेशन में मेल हैं, कितने फीमेल हैं, मेल में कितने हैं जो मैरिड हैं और फीमेल में, मेल में कितने मैरिड हैं और अनमैरिड हैं। इसी तरह सिमिलरली फीमेल में कितने मैरिड हैं, कितनी फीमेल मैरिड हैं, कितने अनमैरिड है। किसी भी तरह की जो है क्लासिफिकेशन क्वालिटीज के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं, तो अब देखो ये एक तरह की क्वालिटी होगी पॉपुलेशन की कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। जब हम क्वालिटीज के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको कह देते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। 3 तरह की क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे करवाई, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, स्पेशल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम टाइम के अकॉर्डिंग डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे हम डेट वाइज कर रहे हैं, मंथ वाइज कर रहे हैं, ईयर वाइज कर रहे हैं, किसी भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, उसको कह देते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन जब हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डाटा अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्री वाइज कर लिया, स्टेट वाइज कर लिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लिया, विलेज अकॉर्डिंग कर लिया, किसी भी तरह से। क्वालिटेटिव जब हम किसी डाटा को उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दे, उसको कह देते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये था आपका चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसमें से आपको कुछ भी ना समझ आया हो, कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको आपका जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच।